नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों का सुपरहिट शो राजनीति। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इस वक्त हिंदुओं की चीखों से गूंज रहा है। ये चीखें उन बेबस डरी सहमी हिंदू महिलाओं की हैं जिनके घर जले, जिनकी अस्मिता को लहूलुहान किया गया, जिनकी जिंदगी में कट्टरपंथियों ने आग लगा दी। दुलियान में जहां ये महिलाएं जान बचाकर छिपी हैं, वहां जब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची तो महिलाएं फपक फपक कर रो पड़ी। ये तस्वीरें देखकर पूरे देश का कलेजा कांप गया। इन्हीं महिलाओं ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि जब मुर्शिदाबाद जल रहा था तो कट्टरपंथी दंगाइयों ने हिंदुओं को सरेआम धमकियां दी। यहां रहोगे तो खून की होली खेली जाएगी, पत्थरों की बारिश होगी। खून से होली खेलेंगे, खून से होली खेलेंगे, होली खेलेंगे खून से। कितना पत्थर उन लोग मारा है। हम लोग का छोटा छोटा बच्चा, हम लोग का सिर फूट गया है, मेरा सासू माँ का ठेवना फूट गया। सर हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, हम लोग को बीएसएफ कैंप यहाँ पर दिला दीजिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर सुरक्षा चाहते हैं अपने आप के लिए सर, अपने बच्चे के लिए सर। तुम लोग का बाप यहाँ से जाएगा तब तुम लोग को पता चलेगा, एक भी हिंदू को यहाँ रहने नहीं देंगे। आग लगा देगा हम लोग को यहाँ पर, हम लोग नहीं खा पी रहा है, हम लोग को हमारा लड़की अज्ञान हो गई। ये रोती बिलखती वो महिलाएं हैं जो टूट चुकी हैं, बेघर हो चुकी हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि ममता के बंगाल में अब हिंदू होना गुनाह हो गया है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है और उससे भी ज्यादा शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं जो ममता राज पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये महिलाएं अपना वो दर्द और सच बता रही हैं जो शब्दों से नहीं आंसुओं से छलक रहा है। ये वो चीखें हैं जो दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कानों तक नहीं। यह है मुर्शिदाबाद का धुलियान इलाका। यहाँ हर चेहरे पर डर है, आंसू है और उस खौफनाक रात की दहशत है जब कट्टरपंथियों की भीड़ आई और हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इन महिलाओं ने महिला आयोग के सामने जो खुलासा किया वो दिल दहला देने वाला है। 11 तारीख को हिंदू मुसलमान तो नहीं बोलेंगे, हम लोग भाई भाई पहले थे, लेकिन अचानक 3:30 बजे करीब यहाँ पर पत्थर बरसाने लगा। पत्थर बरसाने के बाद हम लोग का दुकान तरवार, यहाँ पर शॉपिंग मॉल है स्टाइल बाजार, सोना का दुकान, एक गरीब का था मिठाई का दुकान, उसको भी तोड़ फाड़ दिया। यहाँ तक कि हम लोग के घर के छत पर देखिएगा आप लोग, इतना पत्थर उन लोग मारा है। हम लोग का छोटा छोटा बच्चा, हम लोग का सिर फूट गया है, मेरा सासू माँ का ठेवना फूट गया। दंगा पीड़ित पूजा बता रही है कि दंगे से पहले यहाँ रहने वाले हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक इनके घरों पर पत्थर बरसने लगे। और तो और दंगाइयों ने दंगे वाले दिन हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी, हिंदुओं तुम्हारे साथ खून की होली खेली जाएगी, सुन लो हिंदुओं तुम पर पत्थरों की बारिश करेंगे। मेरे घर में जा जाके मेरा लड़की लोग को निकाल रहा है, हम लोग को औरत लोग को शांति नहीं है यहाँ पर। इतना बड़ा बड़ा तलवार हिंदू लोग का हम लोग का क्या है घर में बताइए। हम लोग सर खून से होली खेलेंगे, खून से होली खेलेंगे, होली खेलेंगे खून से। हम राज्यपाल से हमको केंद्र वाहिनी चाहिए यहाँ पर, हम लोग का बीएसएफ का कैंप चाहिए यहाँ पर। जब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मुर्शिदाबाद पहुंची तो इनके सब्र का बांध टूट गया। महिलाएं फूट फूट कर रोने लगी। महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर से गले लगकर अपना दर्द बांटा। सुनिए दंगाइयों के चंगुल से छूटी आशा क्या खौफनाक दास्तान बता रही है। सर हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, हम लोग को बीएसएफ कैंप यहाँ पर दिला दीजिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर सुरक्षा चाहते हैं अपने आप के लिए सर, अपने बच्चे के लिए सर, अपने पति के लिए सर, बस हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। और कैंप यहाँ पर बहुत जरूरी है सर, अभी तक हम लोग सुरक्षित नहीं है। आप लोग जो देख रहे हैं अभी तक हम लोग का डर नहीं गया है सर। हम लोग अभी बाहर कैसे जाएंगे, बच्चों को कैसे भेजेंगे, बेटी सबको कैसे भेजेंगे सर।
इन तड़पती महिलाओं से मिलने के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल में जो कुछ हुआ वो रूह को हिला देने वाला है। हम इन बहनों को न्याय दिलाकर रहेंगे। आप धैर्य रख के आप यहाँ पे रहो। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी केंद्रीय दल ने ले ली है, पुलिस भी यहाँ पे है। आपको केंद्रीय दल से अच्छी सुरक्षा मिलेगी, आप चिंता मत करो। आपके साथ पूरा देश है। इस तरीके से कोई भी किसी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। मुर्शिदाबाद से अब तक सैकड़ों हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। उनके घर तोड़े गए, बहन बेटियों से बदसलूकी हुई, खून की होली खेलने की धमकी दी गई और इसके बाद गांव के गांव खाली हो गए। ममता सरकार में खुलेआम हिंदुओं को धमकी दी जाती है और पुलिस के साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मूक दर्शक बनी हुई है। बीएसएफ सर कैंप हम लोग को बहुत जरूरी है सर, प्लीज आप लोग व्यवस्था कीजिए। राज्यपाल जी से हम लोग से भेंट करवाइए, हम लोग को बात करना है सर। इतना जो आज आग लग गया कल नहीं लगेगा, क्या गारंटी है ये बताइए। ये तस्वीरें हैं रिलीफ सेंटर की, जहां बेसहारा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अस्थायी टेंटों में इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब इन रोती बिलखती महिलाओं के साथ अत्याचार की सीमा पार हो रही थी तो ममता बनर्जी उस वक्त कहां थी? मुर्शिदाबाद से विक्रम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ ये प्री प्लान्ड लगता है। हिंदुओं को डराने, भगाने और तबाह करने की फुल प्रूफ साजिश थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी कहां है? क्यों उन्हें इन महिलाओं के आंसू दिखाई नहीं दे रहे? क्यों ममता इन हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगाने नहीं जा रही? जब इमामों से मिलना हो तो ममता सबसे पहले पहुंचती, लेकिन जब हिंदू महिलाएं लहूलुहान हालत में मदद की गुहार लगाती हैं तो ममता की आंखें बंद हो जाती हैं। देश ममता बनर्जी से पूछ रहा है, यह हिंदू विरोधी एजेंडा आखिर क्यों? बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का मर्डर हुआ। एक एक करके हिंदुओं के घर जलाए गए। महिलाएं दंगाइयों से जान बचाकर भाग रही थीं। पानी में जहर देकर मारने की प्लानिंग हुई। मंजर इतना भयावह था कि वो अब भी सहमी बैठी है। ममता के बंगाल में इतना सब हो गया और इस पर जो सवाल सबके जहन में है वो ये कि दंगा पीड़ित हिंदुओं की इस मुश्किल घड़ी में आखिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहां है? तनाव के बीच ममता की चुप्पी और कार्रवाई नहीं होने से जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। मुर्शिदाबाद की ये चीखें और तस्वीरें पूरे देश को दिखाई दे रही हैं, लेकिन ममता दीदी को कुछ नहीं दिखता, या शायद वो देखना ही नहीं चाहती। दंगा पीड़ित हिंदुओं से देश के राष्ट्रीय आयोग मिल रहे हैं, लेकिन ममता को दंगा पीड़ितों से मिलने की फुर्सत नहीं है। क्या ममता उनसे सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो हिंदू हैं? ममता के पास बंगाल के इमामों से मीटिंग का समय है, लेकिन उन हिंदू महिलाओं से मिलने का नहीं जिनका सब कुछ छिन गया। ममता बनर्जी, क्या यही आपका इंसाफ है? हिंदू महिलाओं के आंसुओं की कीमत आपके लिए कुछ नहीं है? क्या किसी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ एक धर्म तक सीमित है? क्या पीड़ितों का मजहब देखकर ही ममता बनर्जी संवेदना जताती है? क्या वोट बैंक की राजनीति में इंसानियत हार गई? कि आपके ये जो 22 लाख लोग, 23 लाख स्टूडेंट्स जो वंचित हुए हैं नौकरी में, 26,000 लोगों की नौकरी चली गई थी, उससे नजर घुमाने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कंप्लीट फेलियर। शी शुड रिजाइन एंड शी शुड गो टू जेल। क्योंकि अचानक से ये दंगा नहीं लगा है और ये दंगा है ही भी नहीं। ये पूरी एक तरफा मुसलमान का द्वारा ये हिंदू जेनोसाइड किया गया। कौन किया है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, वो करवाया है। ये लगभग क्लियर हो चुका है कि बंगाल में जो दंगे भड़के वो सुनियोजित साजिश थी, लेकिन अब तक पूरी तरह से नहीं सामने आ पाया है कि इसके पीछे कट्टरपंथी चेहरे कौन कौन थे। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि ममता और उनका प्रशासन इस हिंसा पर आंखें मूंदे बैठा रहा।
मेरा घर में जा जाके मेरा लड़की लोग को निकाल रहा है। हम लोग को, औरत लोग को शांति नहीं है यहाँ पर। इतना बड़ा बड़ा तलवार हिंदू लोग का हम लोग को क्या है घर में बताइए। हम लोग सर खून से होली खेलेंगे, खून से होली खेलेंगे, होली खेलेंगे खून से। महिलाएं जो आप बीती सुना रही हैं वो दर्दनाक है, खौफनाक है। जहां एक तरफ वक्फ कानून को लेकर बंगाल में जमकर हिंसा हुई, तो वहीं एक बार फिर इस कानून को लेकर बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है और ये प्रदर्शन 26 अप्रैल को किया जाएगा। ये प्रदर्शन कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। रैली का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसे फुरफुरा शरीफ के पीरजादाओं ने समर्थन दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ममता सरकार मुर्शिदाबाद दंगा पीड़ितों पर कहर बरपाने वाले दरिंदों को सजा दे पाएगी या फिर बंगाल यूं ही ससकता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बुलडोजर एक्शन का डर सता रहा है, क्योंकि नगर पालिका की ओर से इनके घरों पर नोटिस चस्पा करके 15 दिनों के अंदर घर खाली करने के लिए कहा गया है। इस पूरी खबर पर जाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो वक्फ के नाम पर कट्टरपंथी जमात की बेरहमी की बानगी भरे। मगर क्या ये कहीं और नहीं होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा के नूह में आज से लाखों मुस्लिमों की जमात इकट्ठा हो रही। हालांकि ये आयोजन वक्फ से इतर है, मगर इस जमात में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वक्फ कानून पर अपना गुस्सा जाहिर करने से नहीं चुके। देखिए हरियाणा के दंगा जोन से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हरियाणा का दंगा जोन, जहां जुट रहे लाखों मुसलमान। दंगों के बाद नूह जमात के जलसे का हॉट स्पॉट। जलसा या शक्ति प्रदर्शन, वक्फ पर टेंशन। हरियाणा का नूह, जहां पिछले साल दंगों की आग भड़की थी, वो नूह एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है यहां जुटने वाले लाखों मुसलमान। ये नूह के इतिहास का सबसे बड़ा जमावड़ा है, लेकिन जो बातें जलसे में हो रही हैं वो किसी धर्म की बात कम और एक पॉलिटिकल मैसेज ज्यादा लग रही हैं। नूह में ये जमावड़ा तबलीगी जमात के जलसे के लिए है, लेकिन इस जलसे में नए वक्फ कानून पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जलसे में आए लोग खुलकर कह रहे हैं कि ये कानून मंजूर नहीं। जो ये मामला हम लोग को पसंद नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये इस्लाम से बिल्कुल जो है खिलाफ है। ये हमारा बाप दादा जो दे दिया है वो हमारे को वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम से। ये चीज़ पे कब्जा कर रहा है, ये चीज़ दुरुस्त नहीं, अच्छा नहीं है। कानून आप लोगों को नहीं पसंद है, मतलब कानून क्या चाहते हैं फिर उससे? हम लोग को पसंद नहीं है कानून, नहीं पसंद नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सवाल ये है कि क्या तबलीगी जमात के इस जलसे से सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला जाएगा? तबलीगी जमात का ये जलसा आज से शुरू हो गया है और 21 अप्रैल यानी 3 दिन तक चलेगा। जलसे के लिए 120 एकड़ जमीन में इंतजाम किए गए हैं। 20 से 25 एकड़ में टेंट लगाया गया है। 100 एकड़ में बैठने, पार्किंग, टॉयलेट और पानी का इंतजाम किया गया है। जमात मौलाना साद इस जलसे को संबोधित करेंगे। इस जलसे में 15 लाख मुसलमानों के जुटने का अनुमान है। दरअसल देश भर में इस वक्त वक्फ कानून को लेकर माहौल गर्म है। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुसलमान सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन अभी हरियाणा के नूह पर देश की नजर है, जहां लाखों मुसलमानों का जुटना शुरू हो गया है और नजरें इस जमावड़े में वक्फ कानून के खिलाफ हल्ला बोल पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महान योद्धा राणा सांगा को गद्दार बताने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर लड़ाई जारी है। रामजी लाल सुमन पर उठे आक्रोश को सियासत में घसीटते हुए अखिलेश यादव खुद आगरा पहुंचते हैं और अपने सांसद को समर्थन देने का संदेश भी देते हैं। न केवल समर्थन, बल्कि इसे दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश बताने की कोशिश भी करते हैं। वहीं अखिलेश पर योगी ने भी जोरदार अटैक किया है। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। राणा सांगा पर तनाव, अखिलेश का पीडीए दाव। सरकार
पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है। अपमान की लड़ाई झगड़े अगड़े पिछड़े पर आई। ज्यादा मुस्लिम निषाद और कुशवा समाज में एक डर पैदा किया जाए और खासकर पीड़ित समाज में एक डर पैदा किया जाए, जिससे ये अपने हक की आवाज उठाना बंद कर दें। अटैकिंग मोड में योगी, विद्वेष फैला रहे समाजवादी। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए। ये सियासी लड़ाई छिड़ी है समाजवादी पार्टी सांसद के उस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने योद्धा राणा सांगा को गद्दार बताया था। इसी विवादित बोल पर आगरा में करणी सेना ने मोर्चा खोल रखा है। रामजी लाल सुमन के बयान से बिफरी करणी सेना ने पहले आगरा में उनके घर धावा बोला, तोड़फोड़ की, फिर आगरा में एक महाआंदोलन किया, तलवारें लहराई और साफ कहा कि जब तक सांसद माफी नहीं मांगते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। रामजी लाल सुमन के आवास पर उनसे मुलाकात की और इस लड़ाई को दलित और अल्पसंख्यकों से जोड़ दिया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश को करारा जवाब दिया। मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग, उसे डराएं धमकाएं। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो। वहीं राणा सांगा को गद्दार बताने वाले समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने अखिलेश को शुक्रिया कहा और सरकार पर पीडीए विरोधी होने का आरोप लगाया। ये लड़ाई एक मानसिकता से है। ये लड़ाई उन असामंती तत्वों से है जो लंबे अरसे से सदियों से लोगों पर अत्याचार करते आए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नई धार देने के लिए यहाँ आए थे और मैं समझता हूँ उनके आने से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार हुआ है। फिलहाल राणा सांगा पर सियासी द्वंद्व जारी है। एक तरफ जहां उनके अपमान को लेकर करणी सेना आर पार की लड़ाई के मूड में है, तो वहीं अखिलेश यादव राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सांसद रामजी लाल सुमन की पीठ थपथपा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बुलडोजर एक्शन का डर सता रहा है, क्योंकि नगर पालिका की ओर से इनके घरों पर नोटिस चस्पा करके 15 दिनों के अंदर घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। कहा जा रहा है कि तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर इन लोगों ने घर बना लिए, लेकिन इनके पास जो कागज हैं वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या गढ़मुक्तेश्वर में चलेगा बुलडोजर? तीर्थ नगरी में 41 घरों को बेदखली का नोटिस। 2000 आबादी को 15 दिनों की मोहलत। घर पर नोटिस चस्पा होने के बाद गढ़मुक्तेश्वर के इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाले लोगों की नींद उड़ी हुई है। दिन रात बस एक ही चिंता खाई जा रही है कि क्या 15 दिन बाद उनका आशियाना उजड़ जाएगा। जिस घर में जन्म लिया, जहां की गलियों से बचपन की यादें जुड़ी हैं और जहां से अनगिनत कहानियां जुड़ी हैं, क्या उस घर पर बुलडोजर चल जाएगा? मैं ये पट्टे क्यों दिए, ये खरंजा क्यों लगवाया, लाइट क्यों लगवाई, हाउस टैक्स क्यों लिया, राशन कार्ड क्यों बनवाया? अब हमारे बच्चे हैं, ये यतीम होकर कहाँ जाएंगे? और मैं ये सोचता हूँ जो हमारी नगर पालिका ने, एसडीएम साहब ने हमें ये दिया, तो ये मानो कि हमें बसा कर उजाड़ा जा रहा है और मैं तो ये समझता हूँ कि एक गला घोटने के बराबर है। अब से 40 साल हो गए हमें रहते रहते यहाँ पे, और हमारे पास सारा सबूत है, सब चीज का सबूत है, हॉल टैक्स, रसीद है, सारी बिजली का बिल, सब चीज ज्यादा हमारी। ऐसे एक दो नहीं, पूरे 41 घर हैं जिन पर नोटिस चस्पा किया गया है और 15 दिनों के अंदर घर को खाली करने का आदेश दिया गया है। दरअसल इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाले 41 परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस मिला है।
आरोप है कि लोगों ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। इंदिरा नगर कॉलोनी की कुल आबादी करीब 2000 है, जो यहाँ 40 साल से रह रही है। कई लोगों के पास 1986 में मिले आवासीय पट्टे हैं, तो कई मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। हमारा झोंपड़ा था, मकान हमारा सरकार की तरफ से बना है, प्रधानमंत्री आवास योजना वेरीफाई करने आए थे, कागज दिए थे, हमने सबने लगा कर दिए थे। उन्होंने जब किस्त आई हमारी सरकार से हम ये चाहते हैं कि हम यही रहना चाहते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने मकानों को छोड़कर कहाँ जाएंगे हम इन्हें लेकर बच्चों को। खास बात यह है कि नगर पालिका ने यहाँ सड़कें बनवाई हैं, पानी की टंकी के साथ सरकारी नल और बिजली का इंतजाम भी किया गया है। हाउस टैक्स और पानी का बिल भी वसूला गया है, लेकिन अचानक फिर घर खाली करने का फरमान आ गया। हालांकि नगर पालिका का कहना है कि जिन घरों को नोटिस भेजा गया है उन्हें बस कागज दिखाना है। हम कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे नगर पालिका की तरफ से, क्योंकि इन पे अत्याचार हो या किसी प्रकार का दुर्भाग्य, वो क्या कहते हैं, अन्याय। उन्होंने आश्वस्त भी किया है और उनसे बोला भी है, जो जांच चल रही है, जांच पड़ताल पूरी होने के बाद आपके साथ न्याय होगा, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी और आपको जो आप रह रहे हैं आप वहीं रहेंगे। वहीं अब इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इंदिरा नगर कॉलोनी के लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं। हापुड़ से जी मीडिया के लिए अभिषेक माथुर की रिपोर्ट। 3 दिन पहले महाराष्ट्र के नासिक में भी बुलडोजर पहुंचा था। अवैध दरगाह गिराने के लिए देवा भाऊ की फोर्स पहुंची थी, मगर उपद्रवियों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। इस हिंसा के तार अब ओवैसी की पार्टी से जुड़ रहे हैं। AIMIM के नेता मुख्तार शेख पर नासिक में हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं। क्या है ये पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नासिक हिंसा पर बहुत बड़ा खुलासा। ओवैसी के सिपाही ने दंगे की स्क्रिप्ट लिखी। महाराष्ट्र के नासिक में 3 दिन पहले अवैध दरगाह पर कार्रवाई के बाद जिस तरह हिंसा भड़की, पुलिस वालों पर पथराव किया गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया। इस घटना के बाद से ही देवा भाऊ की फोर्स दंगा ब्रिगेड के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी थी और 3 दिन बाद महाराष्ट्र पुलिस की तलाश इस शख्स पर आकर खत्म हुई। तोप के साथ फोटो खिंचाने वाले इस शख्स का नाम है मुख्तार शेख। यह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का बड़ा नेता है और तो और नासिक में AIMIM का चीफ भी रह चुका है। इसे नासिक पुलिस ने 15 अप्रैल की हिंसा मामले में गिरफ्तार किया है। यह नासिक हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। पत्थरबाजी के आरोप में नासिक के पुलिस ने करीबन 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसके चलते आज कोर्ट में पेशी की गई। पूरा कोर्ट जो था वो पूरा तनाव भरा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा था। पूरा RCP फोर्स और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर लगाई गई थी, जिसके चलते कहीं न्यायालय में भी कुछ गलत चीज़ें ना हो जाए। अगर हम देखें तो आज इन्हें फिर से MCR दी जाएगी, लेकिन महाविकास आघाड़ी और पॉलिटिकल जो नेता भी इनमें शामिल है, इसलिए यह पूरा मामला अब पॉलिटिकल तूल पकड़ सकता है। दरअसल नासिक में 15 अप्रैल की रात को नगर पालिका की टीम अवैध दरगाह पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इनके साथ पुलिस फोर्स और बुलडोजर भी मौजूद था, मगर बुलडोजर चलाने से पहले ही इलाके की मुस्लिम आबादी ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकारी टीम को वहां से भागना पड़ गया। अब पता चला कि ओवैसी की पार्टी के मुख्तार शेख ने ही मौके पर मुस्लिम भीड़ जमा की, इलाके के लोगों को भड़काया, पत्थरबाजी के लिए उकसाया और इलाके का माहौल खराब किया। मगर देवा भाऊ की फौज ने इसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। आधी रात में उपद्रवियों को खदेड़ा, फिर सुबह सुबह अवैध दरगाह पर बुलडोजर चला दिया और अब उस हिंसा हंगामे के 3 दिन बाद नासिक पुलिस ने दंगा ब्रिगेड की अगुवाई करने वाले मुख्तार शेख समेत 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। योगेश खरे, जी मीडिया, नासिक। दिल्ली के सीलमपुर में कुणाल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया है। यह जिक्रा वही है जिसका नाम बार बार इस मर्डर केस में सामने आ रहा था। कुणाल हत्याकांड में जिक्रा से पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिससे इस हत्याकांड का जल्द ही पर्दाफाश होने की उम्मीद जताई जा रही है।
दिल्ली के कुणाल हत्याकांड में गिरफ्तार लेडी डॉन जिक्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है। जैसे जैसे इस रीलबाज गैंगस्टर से पूछताछ होती जा रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि जिक्रा के साथ नाबालिग लड़कों की फौज थी। जिक्रा की गैंग में 8 से 10 नाबालिग लड़के थे। इन लड़कों को जिक्रा साथ लेकर घूमती थी। इनका इस्तेमाल लोगों को धमकाने में करती थी। कुणाल मर्डर केस की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस मामले में पुलिस को नाबालिग लड़कों पर ही शक था और जिक्रा से पूछताछ में ये साफ हो गया कि कुणाल के मर्डर से पहले उसी ने अपने नाबालिग गैंग से कुणाल की रैकी करवाई थी। फिलहाल पुलिस सबूतों की तलाश कर रही है। वहीं जिक्रा के अलावा 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि हत्या का मुख्य आरोपी साहिल अभी फरार है। पुलिस की दस्ती में उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच कुणाल के मर्डर की वजह भी सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक साहिल की लाला नाम के एक लड़के से आपसी रंजिश थी, जिसमें लाला ने साहिल पर अपने भाई के हमले का बदला लेने के लिए अटैक किया था। जिस वक्त साहिल पर चाकू से हमला हुआ था, उस वक्त मौके पर लाला के साथ कुणाल भी मौजूद था। साहिल जब भी कुणाल को देखता था तो लाला के बारे में पूछता था। कुणाल कह देता था कि उसे पता नहीं है। लाला का पता नहीं बताने पर ही साहिल ने कुणाल की हत्या की। हालांकि पुलिस को इस हत्याकांड में 4-5 लोगों के शामिल होने की आशंका है, जिनकी तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस इस केस की अहम कड़ी जिक्रा से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें खुलासा हुआ है कि लेडी डॉन जिक्रा से हत्यारों की मुलाकात हुई थी। हत्या के बाद जिक्रा से हत्यारे मिले थे, लेकिन मर्डर के वक्त जिक्रा मौके पर नहीं थी। वहीं कहा जा रहा है कि जिक्रा हाशिम बाबा की पत्नी जोया से प्रेरित थी। जिक्रा जोया जैसी बनना चाहती थी। इस बीच कुणाल के परिवार ने पुलिस से नाराजगी जताई है। कुणाल की मां का आरोप है कि उन्हें कुणाल को आखिरी बार देखने तक नहीं दिया गया और चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गुनहगार पकड़े नहीं गए, मेरे बेटे की मुझे मिट्टी भी नहीं दिया और पुलिस ने चुपचाप लेकर कब्रिस्तान में ले गए और मुझे लाशा दे गए। शमशान घाट में मुझसे बिना पूछे बिना पूछे मिट्टी ले गए और मैं यहाँ बैठे मेरे बच्चे का वहीं जाकर संस्कार करवा दिया। कुणाल की हत्या के विरोध में प्रदर्शन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस मर्डर केस में हिंदू मुस्लिम एंगल आने से इलाके में तनाव भी बना हुआ है। दिल्ली से नीतू झा और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली की वो खबर जो सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में अवैध ढाबों और मीट की दुकानों की वजह से हिंदू इतने परेशान हो गए हैं कि अब घर मकान छोड़ने और पलायन तक की बात कर रहे हैं। मगर हिंदू मोहल्ले की इस मुसीबत को दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने दूर करने का ऐलान किया है। इलीगल ढाबे हैं, जितनी इलीगल फैक्ट्री हैं, मैंने उनको पहले क्या किया था, 1 महीने में सीलिंग शुरू होगी तो हो रहे साथ इसी तरह जितने इलीगल ढाबे हैं जो सील होगा उनको तो सील होकर छोड़ेंगे नहीं। आप इतना सड़कों को आपने तबाह करके रख दिया, लोगों का जीना आराम करके रख दिया, ये कोई तरीका थोड़ा। ये तस्वीरें दिल्ली की पॉश कॉलोनी में से एक राजौरी गार्डन की हैं, जहां दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अवैध ढाबे और नॉनवेज की दुकानों पर जबरदस्त एक्शन लिया। सिरसा की मौजूदगी में दिल्ली प्रशासन की टीम ने अवैध ढाबों के बाहर लगे तंदूर को तोड़ दिया और दूसरे सामान को भी फेंक दिया। ये वीडियो खुद मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर किए और ऐलान किया कि दिल्ली में अवैध ढाबों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इस एक्शन से एक दिन पहले ही सिरसा ने यहां का दौरा कर हालात का जायजा लिया था और इलाके के अधिकारियों को 24 घंटे में अवैध गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया। प्रशासन को आदेश दिया है, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी इलीगल एक्टिविटी है उनके सब ढाबे बंद होने चाहिए। कोई मीट मुर्गे की दुकान यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। जगह जगह कहाँ सलामी बेच रहे हैं, कहाँ बिरयानी बेच रहे हैं, कहाँ मुर्गा बेच रहे हैं, कहीं टांग बेच रहे हैं, कहीं लात, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप कानून के दायरे में आइए। अब जरा इस एक्शन की वजह भी जान लीजिए। दरअसल दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में लंबे समय से जगह जगह अवैध ढाबे और मीट की दुकानें चलाई जा रही थीं, जिनकी वजह से इलाके के लोग परेशान थे। लोगों का आरोप है कि इन ढाबों पर शरारती तत्वों का जमावड़ा होता है और वो देर रात तक हंगामा करते हैं, जिससे उनका यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। हालात ये हैं कि यहाँ के हिंदू परिवारों पर पलायन का खतरा मंडराने लगा और कई हिंदू परिवार अपना मकान बेचकर दूसरी जगह चले गए। इन समस्याओं की वजह से यहाँ के क्षेत्र के निवासी यहाँ से अपना मकान बेचने को मजबूर हो चुके हैं और अपने मकान बेच के यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अगर यह एक्शन नहीं होता तो जो बच्चे खुचे थोड़े बहुत हिंदू और सिख परिवार है वो भी चले जाएंगे।
तो आप लोग क्यों मजबूर हैं? हम इसलिए मजबूर हैं क्योंकि ये रात दिन इतने ज़्यादा यहाँ गुंडागर्दी होती है इनकी वजह से। कभी यहाँ पे मर्डर भी हो चुके हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से यहाँ जीन्स की रंगाई का काम शुरू हुआ तभी से वहाँ जगह जगह अवैध ढाबे और मीट की दुकानें खुल गईं। क्योंकि जीन्स की रंगाई का काम शुरू होने के बाद इलाके में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी और देर रात तक दुकानें खुलने लगीं, जहां देर रात तक लोगों की भीड़ जुटी रहती है। हालांकि कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दिक्कत है, हमारे कोने कोने पे फैक्ट्रियाँ चलती है और भट्टियाँ लगी हुई है और हमें निकलने में आने जाने में भी दिक्कत हो। एक एक होटल के ऊपर 50-50 लड़के खड़े होते हैं कि हम बहू बेटियों को लेकर निकल भी नहीं पाते सुरक्षित। और सारी रात ऐसे फैक्ट्रियों की आवाज़ें आती है जैसे भूकंप नहीं आ रहा है, ऐसे हिलता है पूरा ज़मीन। सारा रात हम सो नहीं पाते और हम एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार बोल चुके हैं, मगर ये बंदे नहीं मानते। मगर दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही हालात भी बदलने शुरू हो गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री एक्शन में हैं और सड़क पर उतरकर लोगों की तकलीफ सुनने के साथ साथ उसका उपाय भी कर रहे हैं, जिसकी ताजा तस्वीर कल राजौरी गार्डन इलाके में देखने को मिली, जहां मनजिंदर सिरसा ने अवैध ढाबों और नॉनवेज शॉप पर करारा एक्शन लिया। हालांकि इस एक्शन से ढाबे के मालिक टेंशन में हैं, लेकिन इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों की शिकायत है कि देर रात तक ये ढाबे खुलते हैं और देर रात तक मीट की दुकानें भी चलती हैं, जिनकी वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कानून व्यवस्था यहाँ चरमराता है और इस वजह से ही इन लोगों को दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है। 24 घंटे के अंदर में इन दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है और उसमें ख़ास तौर पे बात किया जाए कि जो ढाबे हैं, रिहायशी इलाकों में ढाबे खुले हुए हैं, उसके साथ ही साथ मीट की दुकानें खुली हैं, उन सभी को भी बंद करने का यहाँ पर उन्होंने फौरी तौर पर आदेश दिया है। कैमरामैन शंकर मलिक के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। तो दिल्ली के हिंदू मोहल्ले का दर्द आपने देखा, लेकिन अब आपको पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का तांडव भी दिखाते हैं। कराची में एक बार फिर अहमदिया मुसलमानों को निशाना बनाया गया। पहले कट्टरपंथियों की जमात ने अहमदिया मस्जिद में नमाजियों को निशाना बनाया, वहां पर नारेबाजी की और फिर एक अहमदिया मुसलमान को पीट पीट कर मौत के घाट भी उतार दिया। पाकिस्तान के कराची में कट्टरपंथियों का तांडव, अहमदिया मुसलमान को फिर बनाया निशाना। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का नया टारगेट है अहमदिया मुसलमान, जिन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, सड़क पर कट्टरपंथियों की पूरी फौज है जो अहमदिया मुसलमानों को मारने के लिए उतरी है। अहमदिया मस्जिद के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और गुस्ताखे रसूल का सिर तन से जुदा करने की धमकी दे रहे हैं। कराची में प्रदर्शन की आड़ में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की गई और कट्टरपंथियों की जमात ने अहमदिया मुसलमान के नेता लईक चीमा को मौत के घाट उतार दिया। लईक चीमा की हत्या का आरोप कट्टरपंथी संगठन तहरीके लबैक पाकिस्तान पर लगा है। आरोप है कि टीएलपी ने अहमदिया समुदाय के मुसलमानों को नमाज से रोकने के लिए हिंसा की, जिसमें लईम चीमा की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। फिलहाल कराची पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन सवाल है कि आखिर पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। 2024 में 6 अहमदिया मुसलमानों की हत्या की गई थी। 1984 से अब तक 280 से ज्यादा अहमदिया मुसलमानों की हत्या हो चुकी है। हजारों के खिलाफ पाकिस्तान के इश्क निंदा कानून के तहत केस दर्ज किए गए हैं। अहमदिया मुसलमान ऐसा तबका है जिसे पाकिस्तान में अक्सर निशाना बनाया जाता है। इसकी वजह क्या है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल अहमदिया मुसलमान मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते। वे यकीन करते हैं कि उनके गुरु यानी मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मद के बाद नबी हुए थे। यही नहीं, अहमदिया भगवान कृष्ण, बुद्ध और यीशु को भी नबी मानते हैं, जिसके बाद साल 1974 में पाकिस्तान के संविधान ने अहमदिया को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी का करीब 1% अहमदिया है। इनकी कुल आबादी 2 करोड़ के आसपास मानी जाती है। सिर्फ पाकिस्तान में ही 50 लाख के करीब अहमदिया मुस्लिम हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान कट्टरपंथियों के निशाने पर है और बार बार उन पर हमले की खबरें आती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान निशाने पर है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। यूनुस सरकार के राज में एक बार फिर हिंदू नेता को पीट पीट कर मार डाला गया, वो भी इसलिए क्योंकि वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। फिर क्या जमाते इस्लामी के आतंकियों की नजर में ऐसा चुभा कि पहले उसे किडनैप किया और फिर तब तक मारा जब तक उसकी जान
नहीं निकल गई। बांग्लादेश में हिंदू नेता की पीट पीट कर हत्या। धर्म नहीं बदला तो जमाते इस्लामी ने मार डाला। हिंदुओं पर बढ़ता जुल्म, यूनुस सरकार क्यों मौन? बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हैं और अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस उनके आगे मजबूर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का ताजा मामला दिनाजपुर के सामने आया है, जहां एक हिंदू नेता को पहले घर से अगवा किया गया और फिर बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। 58 वर्षीय हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की बेरहमी से हत्या। दिनाजपुर में भावेश को गुरुवार को घर से किडनैप किया, फिर कट्टरपंथियों ने पीट पीट कर भावेश की जान ले ली। गुरुवार को ही रात करीब 10 बजे भावेश का शव मिला। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या क्यों की गई, पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन भावेश के घर वालों ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। भावेश के घर वालों का आरोप है कि जमाते इस्लामी भावेश पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन जब भावेश ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। तो क्या बांग्लादेश में अब रहना है तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, और क्या तभी बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रह सकता है? दरअसल कट्टरपंथियों के निशाने पर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हिंदू हैं। साल 2024 में बांग्लादेश में 2000 से ज्यादा हिंदुओं की मौत हुई। तख्ता पलट के बाद महज 15 दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2010 घटनाएं हुई। 11 जनवरी 2025 को बांग्लादेश सरकार ने 1769 केस कंफर्म किए। इनमें से 1415 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और 354 मामलों का रिव्यू किया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने इन हमलों के आरोप में 10 दिसंबर तक 70 लोगों को कस्टडी में लिया, जबकि कुल 88 केस दर्ज किए गए।